आत्मविश्वास से, अपने लगन से कामयाबी की नई मिसालें पेश की हैं और अपनी पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम उन तमाम नारी शक्तियों का नमन करते हैं, उन सभी को सलाम करते हैं जिन्होंने संघर्षों की बुनियाद पर कामयाबी की, सफलता की कहानियां लिखी हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बेटी याशी जैन से, जो कि रायगढ़ से हैं, पर्वतारोही हैं। उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं, आइए उनसे मिलते हैं। याशी जी, जय जोहार, नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू मैम। याशी जी, आपने कई पर्वतों की जो चोटियां हैं उस पर फतह हासिल की है। बड़ा गर्व महसूस होता है जब हमारे बीच से एक बेटी निकल के जाती है और पर्वतों की शिखर पर, खासकर दूसरे देशों में जाकर पर्वतों की चोटी को छू के आती है और वहां भारत का तिरंगा फहराती है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आमतौर पर याशी जी, ऐसा देखने में आता है कि जो युवा होते हुए जो बच्चे होते हैं उनका एक सपना होता है, डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने का सपना, या फिर एकेडमिशियन, या और भी बहुत कुछ। आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से शुरू हुई और आपके मन में पर्वतारोहण के प्रति जो जोश है या जुनून है वो कैसे पैदा हुआ? मेरी पढ़ाई रायगढ़ शहर से ही हुई है और मैं बताना चाहूँगी कि बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई के अलावा भी मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थी, चाहे वो डांस हो या म्यूज़िक हो या पेंटिंग हो या ड्राइंग, कुछ भी हो। अच्छा। और हमेशा घर पे यही सिखाया जाता था कि बेटा कुछ अच्छा करना है, आगे जाके हमको आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। तो जब मेरा 12th हो गया, उसके बाद मैं कॉलेज के लिए दूसरे शहर में गई, तभी मैंने एक मैगजीन पढ़ी थी। अच्छा। अरुणिमा सिन्हा मैम के नाम पे वो मैगजीन थी, जिसमें उनका एक बायोपिक दिया हुआ था। तो वो एक ऐसी माउंटेनियर है जिनके एक पैर नहीं है, एम्पूटी हैं, उसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है 7 कॉन्टिनेंट्स की, उसको उन्होंने समिट किया। उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को अपना प्लान बताया कि पापा मुझे भी ये करना है। उनका हमेशा से मुझे सपोर्ट मिला है और ये बताने के बाद, इतना खतरनाक चीज़ बताने के बाद भी उनका मुझे सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, हम इसके बारे में पता करते हैं। और फिर मैंने उसके बारे में पता किया कि ये माउंटेनियरिंग क्या होता है, उसको कैसे परस्यू किया जाता है, और फिर मैंने उसको अपना फील्ड बनाया। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स क्या क्या आपने किया? एकेडमिक्स मेरा ग्रेजुएशन बीटेक में है। अच्छा। और स्कूलिंग मेरी रायगढ़ से ही हुई है। और उसके बाद फिलहाल अभी मैं माउंटेनियरिंग में ही अपना फुल फोकस हूँ। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं हम टेक्निकल फील्ड में जाएंगे या तो रिसर्च के फील्ड में जाएंगे। आपने पर्वतारोहण को चुना, ये कैसे? जब कॉलेज के टाइम पे थी तब ऐसा प्लान था कि ठीक है अपन जॉब भी करेंगे और माउंटेनियरिंग को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जॉब भी मुझे मिल रही थी एक दो, बट मैंने पापा से पूछा कि पापा आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे माउंटेनियरिंग में जाना चाहिए या फिर एक जो आईटी डिपार्टमेंट की सीट जॉब होती है वो करना चाहिए। पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो। मैंने उनको बताया पापा मुझे माउंटेनियरिंग में ही आगे बढ़ना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, पैसे तो हम बाद में भी कमा सकते हैं, अभी तुम्हारा जो शौक है और तुम्हारा जो एम है तुम उसको पूरा करो। जी जी, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट मिला। अक्सर ऐसे देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो जोखिम भरे कामों में जाए। और पहाड़ चढ़ाई करने वाला जो काम है वो अपने आप में इतना कठिन है, इतना जोखिमों से भरा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने इसकी इजाज़त भी दी और आपको इतना सपोर्ट किया। तो अपने माता पिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी मम्मी पापा के लिए कि आज मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो उनके दम पे कर रही हूँ या उनका सपोर्ट है इसलिए मैं कर पा रही हूँ। अगर आज उनका इतना सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये जो रायगढ़ की बेटी है वो आज शायद आपके सामने नहीं होती। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है। अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल होता है और उनका जो सैक्रिफाइस है, मतलब दिल को जो बोलते हैं कि कड़ा करके अपने बच्चों को इतने खतरनाक काम में, जोखिम भरे काम में भेजना आसान नहीं है। तो मतलब ये बहुत बड़ा एक संदेश भी है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए माता पिता का जो सहयोग है, सपोर्ट है, वो बराबर देते रहना चाहिए। अच्छा, ये पहाड़ जो चढ़ने वाली जो बात है, इसमें टेक्निकल चीज़ें बहुत हैं, जैसे ऊंचे नीचे पहाड़ियों पर चढ़ना, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, बर्फीले रास्ते होते हैं और वेदर कंडीशंस भी काफ़ी होते हैं, मतलब कठिन होते हैं। तो ऐसे में एक टेक्निकल जो नॉलेज की या प्रशिक्षण की बात करें
तो वो आपने कहाँ से लिया? जी, मैंने अपना बेसिक कोर्स किया है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो कि दार्जिलिंग में है जी। और उसमें हमको बेसिक नॉलेज दी जाती है कि हमको रॉक क्लाइंबिंग, अगर रॉकी पहाड़ हैं तो उनको कैसे चढ़ना है और ग्लेशियर्स को कैसे पार करना है, सारी टेक्निकल बेसिक से बेसिक नॉलेज दी जाती है। फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया नेम उत्तरकाशी से। अच्छा। उसमें और हायर वर्जन की ट्रेनिंग्स रहती है, अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम लोग उसमें और पूरी तरीके से हम जानते हैं कि माउंटेनियरिंग है क्या। अच्छा जी। तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं एक पर्वतारोही को? जैसे कि बर्फ में चलने के भी एक अलग शूज आते हैं जी। वो उनका वेट भी हैवी रहता है, लगभग वो 2 से 3 किलो के उनका वेट रहता है। फिर उसमें चलने के लिए हम लोग एक क्रैम्पॉन्स लगाते हैं। वो एक मतलब शूज में अलग से लगाने वाले आप कांटे कह सकते हैं। अच्छा। जिससे कि हम बर्फ में चल पाए और ग्रिप बना पाए, क्योंकि नॉर्मल शूज वो ग्रिप नहीं बना सकते। जी। फिर उसके बाद आइसेक्स होती है, जैसे आप कह सकते हैं हथौड़ी का एक दूसरा रूप, लेकिन सामने से वो पॉइंटेड रहता है। जिससे कि हम पहाड़ अपने आइस क्लाइंब जब करते हैं तो उस पर मार मार के हम और अपने क्रैम्पॉन्स जो शूज में फिट करते हैं उनको फंसा के ऊपर चढ़ते हैं। और उसके बाद हमको कई वेदर कंडीशंस के बारे में भी वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्लाउड्स देख के पहचान पाए कि कब मौसम खराब होने वाला है, कब मौसम अच्छा है। तो कोच की बड़ी भूमिका होती है गाइड करने में। जहाँ भी आप लोगों का बेस कैंप होता है वहाँ से किस तरह से उनका क्या सपोर्ट रहता है, किस तरह से वो गाइड करते हैं आप लोगों को? हमको पहले से पूरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, तो पूरा सपोर्ट उन्हीं का रहता है। और अगर कुछ भी दिक्कतें आती है तो वो हमारा सपोर्ट देते हैं। और उसके बाद हमारा जो मतलब फिजिकल मेंटेन करने के लिए जो एक कोच होना चाहिए मेरे सिटी में है, जो मेरे को ट्रेन करते हैं। अच्छा। वो पूरे तरीके से मेरा ध्यान देते हैं कि मुझे कैसे क्या तैयारी। अमरदीप सिंह जी। तो कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए और मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए वो मुझे पूरा हेल्प करते हैं। देखिए, इसमें बड़ा दमखम लगता है, बड़ी एनर्जी लगती है और इसमें ब्रीदिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब आप ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर तो आपका जो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, टेम्परेचर भी -डिग्री पे चलता है। तो ऐसे में आपको फिजिकल फिटनेस और एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं आप लोगों का? खान पान या आप लोगों की जो दैनिक जो दिनचर्या होती है वो किस प्रकार की होती है? मेरा डेली रूटीन ऐसा रहता है कि सुबह उठकर मेरा रनिंग रहता है। सबसे पहले कार्डियो एक्सरसाइज रनिंग रहता है, तो कम से कम 8 से 9 किलोमीटर मेरा रनिंग, और या फिर साथ में वेट बैग लेके कम से कम 15-20 kg का बैग लेके चलने की आदत, क्योंकि वहाँ पे मुझे वेट लेकर ही चलना रहता है। उसके बाद मेरी योगा क्लास रहती है। योगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माउंटेनिंग के लिए, क्योंकि योगा के कई आसन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहता है, तो हमको उसमें सस्टेन करने के लिए वो हेल्प करता है। उसके बाद इवनिंग में मेरी साइकिलिंग रहती है, और साइकिलिंग भी मेरा लगभग 15 to 18 किलोमीटर्स डेली बेसिस पे रहता है। और इवनिंग में मेरा जो वर्कआउट रहता है वो पूरे तरीके से ध्यान दे के करवाया जाता है, जिससे मेरी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो। और सबसे ज़्यादा जो कि वहाँ पे पैरों का इस्तेमाल होता है, तो मेरा लेग वर्कआउट ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मुझे उनको उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आगे जाके वहाँ मुझे दिक्कतें ना आए। और खान पान किस तरह का होता है? हाँ, खाना मेरा बेसिकली मैं वेजिटेरियन हूँ, तो पूरा वेज डाइट ही रहता है मेरा। और वेज में कुछ ही चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन है, तो जैसे पनीर हो गया, वो सारी चीज़, और सैलेड। तो मेरा डेली रूटीन में प्रोटीन डाइट ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्प करती है और स्ट्रेंथ, क्योंकि एक बॉडी रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेती हूँ। और इसमें क्या वेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वेट ज़्यादा होने से भी दिक्कतें आती हैं, तो आप शुरू से ही ऐसे मेंटेन करके रहे हैं? शुरुआती में तो मुझे उतना आइडिया नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया माउंटेनियरिंग को, लेकिन जब मैं धीरे धीरे समझी कि वेट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है मेरे बॉडी पे, और वहाँ पे मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही उतने अच्छे से, तो उसके बाद मैंने और मेहनत करी और अपना वेट मैंने कम से कम 15 kg अपना वेट लूज़ किया था। और उसके बाद फिर मेरी स्ट्रेंथ भी डेवलप हुई। अच्छा। और मेरे लिए वो फ़ायदा ही रहा मेरा वेट रिड्यूस करना। याशी जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि अब तक आपने कौन कौन से पीक समिट किए हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो कोर्सेज किए हैं उसमें हम लोग को 2 पीक सबमिट करवाते हैं, तो वो पीक मैंने सबमिट किया। उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है वहाँ तक का ट्रैक किया था 2018 में। और उसके बाद मई 2018 में मैंने माउंट जोगिंत्री किया। वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, कुछ फेलियर्स भी आते हैं, कुछ सक्सेस भी मिलता है। फिर उसके बाद जो यूरोप कॉन्टिनेंट है हमारा, उसका हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस, वो मैंने सबमिट किया।
और अभी हाल ही में 2020 जनवरी में आइलैंड पीक है नेपाल का, वो मैंने सबमिट किया। ये शायद आपने 5 दिनों के अंदर जो माउंट एल्ब्रस का बता रही हैं, वो 5 दिनों के अंदर आपने शायद 5000 से भी ज़्यादा मीटर की ऊंचाई आपने कवर की थी। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ की पहली बेटी है जिन्होंने यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, वहां उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया, और ये बड़ी गर्व की बात है हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए भी। तो और आपके क्या इसके बाद क्या क्या आपके जो टारगेट्स हैं? जी, मेरा टारगेट फिलहाल ये है कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके जो हाईएस्ट पीक है, यूरोप का मेरा हो चुका है। अच्छा। अब मेरी नेक्स्ट तैयारी माउंट एवरेस्ट के लिए है, जो कि एशिया का हाईएस्ट है और अपने वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। अच्छा। और ऐसे धीरे धीरे सारे कॉन्टिनेंट्स के मुझे हाईएस्ट पीक सबमिट करना है और अपने छत्तीसगढ़ का फ्लैग वहाँ फैलाना है, बेटी बचाओ का फ्लैग लहराना है और तिरंगा। आपके जो नेपाल का जो आपका एक्सपीडिशन था, इसके बारे में बताइए, और आपका जो अभी तक जो भी उपलब्धियां आपके खाते में आई है, जो गौरव आपको हासिल हुआ है, उसमें सबसे यादगार पल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सबसे यादगार पल मेरा माउंट एल्ब्रस का है, क्योंकि वो हम कह सकते हैं कि यूरोप का हाईएस्ट पीक था। अच्छा। और उस पीक पे पहुंचने के बाद, अपना तिरंगा फहराने के बाद मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि मैं अपने फ्लैग को उतने हाइट पे ले जा पा रही थी, यूरोप कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पे। वहाँ से सारी पीक्स छोटी थी और मैं सबसे टॉप में थी, मैं सब कुछ नीचे देख सकती थी कि वहाँ का व्यू कैसा था, और वहाँ पे अपना इंडिया का फ्लैग फहराना मतलब बहुत ज़्यादा गर्व की बात थी मेरे लिए। ये जो पल होता है, जो एक विजेता बनने का जो एक समय होता है, ये जो गौरवपूर्ण पल होता है, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनों को याद करते हैं। जी। आपको उस समय सबसे पहले कौन याद आया? सबसे पहले तो मुझे मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन याद आई, और उस पॉइंट पे मुझे फील हो रहा था कि काश वो वहाँ पे होते मेरे साथ और मैं उनको जोर से हग करके बताती कि देखो पापा मम्मी, मैंने यूरोप का हाईएस्ट पीक सबमिट कर लिया है। ये बड़ा भावुक पल होता है। और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आई? आप जैसे आइलैंड पीक भी आपने कवर किया नेपाल का, उसके क्या एक्सपीरियंस हैं? आइलैंड पीक मैं कहूँगी कि वो मेरा अब तक का सबसे टफेस्ट एक्सपीडिशन था, क्योंकि वो मैंने जनवरी में किया था, और जनवरी मतलब वो विंटर एक्सपीडिशन कहलाएगा। लास्ट ईयर? जी, लास्ट ईयर जनवरी में। और वहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर -15 से -20 तक एक्सपीरियंस किया, अब तक का मेरा वो मतलब ऐसा हाईएस्ट पीक था जो मैंने वर्स्ट कंडीशन मतलब वर्स्ट वेदर में एक्सपीरियंस किया है। और उससे कई दिक्कतें भी आई। एक पॉइंट ऐसा हुआ था कि जब मेरे ग्लव्स के अंदर पानी भर गया था, और उस पॉइंट पे फ्रॉस्ट बाइट एक मतलब जैसे हमको बर्न होता है, बर्न के भी कई स्टेजेस होते हैं, वैसे पहाड़ों पे बर्फ से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। अच्छा। जी, उससे हमारी उंगलियां धीरे धीरे नीली पड़ने लगती हैं और उसे डार्क मतलब ग्रीन से डार्क होती हैं। अगर उसका स्टेज हमारा डार्क ग्रीन से ब्लू हुआ तो फिंगर्स कट करने तक की नौबत आ जाती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेज में ही था, मुझे सेंसेशन फील नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अच्छा। फिर मेरे शेरपा ने मेरी बहुत हेल्प करी, उसको थोड़ा रब किया जिससे वो गर्म हो, ग्लव्स वगैरह मैंने चेंज किए, तब जाके फिंगर्स में मेरे सेंसेशन आया। आपको उस पल एक बार ऐसा नहीं लगा कि यार गिव अप करो या पीछे हट जाओ? आपने क्या सोचा उस समय? मैम, ऐसा पॉइंट आया था कि जब मैंने सोचा कि गिव अप करते हैं, और मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी आगे जाने में, लेकिन जब भी मेरे साथ ऐसा पॉइंट आता है तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मुझे आगे जाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही पीछे जाने में भी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं आगे जाके एक अचीवर कहलाऊँ, ना कि पीछे जाके मैं फेलियर का एक टैग लेके घूमूं। क्या बात है! ये एक युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि जितनी मेहनत हम पीछे जाने के लिए करते हैं, उतनी ही मेहनत अगर हम आगे जाने के लिए करें तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। तो ये आपकी कई सारे जो अनुभव हैं और जिसके बारे में आपने बताया, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो पहाड़ों पर जो मौसम होता है पल पल बदलता है। हर पहाड़ की जो है अलग तासीर होती है, हर पहाड़ का अपना एक अलग मौसम होता है। तो कई बार जो वेदर जो कंडीशन होते हैं वो बहुत मतलब कठिन होते हैं। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में आप लोग किस तरह से आगे बढ़ते हैं, किस तरह से चैलेंजेस फेस करते हैं? मैम देखिए, हमेशा लगभग जब भी रहता है हम हमारा वेदर कंडीशंस वगैरह देख के ही आगे बढ़ते हैं। और मैं समिट के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन हम मेन समिट टॉप पे जाने के लिए निकलते हैं जी, तो वो वेदर ऐसा देखा जाता है कि समिट के लिए हमेशा रात में ही निकला जाता है। और क्योंकि रात के 1 बजे से मतलब रात को 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक वेदर थोड़ा शांत रहता है। अच्छा।
क्योंकि और उसके बाद 2 बजे के बाद पहाड़ों पे वेदर कभी भी बदल सकता है। तो वैसे ही टाइम पे हम समिट के लिए निकलते हैं और दिक्कतें आती हैं क्योंकि रात में टेम्परेचर माइनस में बहुत रहता है और बहुत दिक्कतें भी आती हैं, बट दिक्कतों के साथ हम उसको आगे पार करते हैं। ये जो हमारा जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो सेट होता है, जैसे आप अभी, लेकिन जब आप समिट पे होंगी तब वहाँ एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें एक चेंजेस आते हैं, तो क्या उसके लिए अभी से, जैसे आप माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर आप चढ़ाई करने जा रही हैं, आप कब जा रही हैं वैसे? अभी अप्रैल में निकलना है मुझे। अप्रैल में, तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं अभी? जी, जैसे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है रात में भी चलने की। अच्छा। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले से मैंने अपनी रात में चलने की प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, जिससे कि मैं थकने के बाद, दिन भर का मेरा शेड्यूल करने के बाद भी, थकान के बाद मैं अपना रात में 10 to 15 किलोमीटर्स चलने का मेरे को आदत रहे और एटलीस्ट 15 kg का बैग लेके मैं चलती हूँ, जिससे वेट लेके चलने का भी आदत रहे। जैसे अब मुझे यहाँ पे प्लेन रोड पे ही मैं चलने का प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ पे तो मुझे हाइट पे जाना है, तो मैं हम लोग नॉर्मली ऐसे चलते हैं, लेकिन जब मैं नॉर्मली अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं ऐसे चलती हूँ कि जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, पैर उठा उठा के चलती हूँ, जिससे कि मेरे मसल्स मेमोरी में भी वो आ जाए कि मैं थकने के बाद भी वैसे चल सकूँ। और अभी वैसे ही मेरी प्रैक्टिस चल रही है और मॉर्निंग में तो मेरा स्टेयर क्लाइंबिंग रहता ही है। हमारे रायगढ़ में एक पहाड़ मंदिर है, मैं वहाँ पे क्लाइंब करती हूँ रोज, लगभग 500 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। अच्छा। उसको मैं कम से कम 2 से 3 बार रोज प्रैक्टिस करती हूँ विथ माय बैग। वाह, क्या बात है। याशी जी, जो भी बच्चे या जो भी युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से उनको अपनी तैयारी शुरू से करनी चाहिए? क्योंकि आपने भी जिस तरह पढ़ाई के दौरान ही, आपने शायद बहुत कम उम्र से, शायद 16-17 साल की उम्र से आपने चालू किया, तो आपको देखने के बाद हो सकता है कि कई बच्चे इस फील्ड में आने के लिए इच्छुक हों, तो उनको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए? अभी से सबसे पहली चीज़ है, पहाड़ों के लिए आपको अपना फिजिकल मेंटेन करना रहता है और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पे जाके मैं ऐसा कहूँगी कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम सोच नहीं पाते कि ये सही क्या है, गलत क्या है। तो शुरुआती के लिए आप नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करिए और थोड़ा थोड़ा जिम वर्कआउट से स्टार्ट करिए और कुछ कुछ बुक्स और मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़िए, जिससे कि आपका मेंटल भी स्ट्रांग बने और आपको वो हेल्प करे। जी, आपकी इतनी सारी उपलब्धियां, मतलब मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम आपके साथ हैं। क्या क्या आपको सराहना मिली और आपकी इन उपलब्धियों के लिए क्या क्या सम्मान आपको मिले, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सम्मान तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया था जब मैंने यूरोप का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट समिट किया, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, उनके तरफ से वो ट्वीट आना। और फिर जब मैं वापस उनसे मिली आके, तो उन्होंने मुझे एक प्रोत्साहन राशि भी दी थी, सपोर्टिंग राशि जो सबमिट किया था मैंने। और उसके बाद लास्ट ईयर ही जनवरी में जब मैं आइलैंड पीक सबमिट करके आई थी, उसके बाद 26 जनवरी को मुझे हमारे खेल मंत्री जी से सम्मान मिला था। और एक बात और थी, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चों ने मेरे नाम की एक रंगोली बनाई थी। क्या बात है। और वो चीज़ देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अब छोटे छोटे बच्चों को इंस्पायर कर रही हूँ, उनको मोटिवेट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा टच हुई थी मुझे। सबके लिए आप एक गर्व का विषय हैं और निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक मिसाल भी हैं। राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ सहयोग आपको मिल पाया या क्या कुछ अपेक्षाएं हैं जिससे आने वाले समय में जो बच्चे इस फील्ड को अपना करियर के रूप में बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, या तो राज्य सरकार को क्या ऐसी कुछ पहल करनी चाहिए जिन्हें उन्हें यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ में ही उनको ट्रेनिंग मिल सके, या कुछ ऐसी सुविधा जिससे बच्चे आगे बढ़ सके इस लाइन में? सबसे पहली चीज़, सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है माउंटेनिंग फील्ड में वो है उसमें जो फंड लगता है। अच्छा। और हमारे कई स्टेट्स में ऐसा रूल भी है कि जो बच्चे माउंट एवरेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उनको मॉनेटरी फंड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा भी कोई रूल नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं चाहूँगी कि उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उसमें आगे आना चाहिए। हमारे उसी से बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं उस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ कुछ मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह होना चाहिए कि यहाँ जहाँ बेसिक हमको नॉलेज दी जाए। और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आगे जाके बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाऊँ जिसमें मैं उनको एडवेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनिंग के बारे में उनको बताऊँ माउंटेनिंग क्या है, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगी क्योंकि कई पेरेंट्स डरते हैं इस फील्ड को उनके लिए चूज़ करने से। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आपका खुद का अपना बहुत अनुभव हो चुका है।
तो आप किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहेंगी? अभी जैसे आप जा रही हैं तो आपको और भी अनुभव प्राप्त होगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का, तो किस तरह का आप सोच रही हैं कि किस तरह से आप एक ग्रुप बनाएंगी और किस तरह से उन बच्चों को एक जगह ला कर उनके ट्रेनिंग? जैसे सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि उनको फिजिकल करवाऊँ थोड़ा बहुत, जिससे कि उनका स्ट्रेंथ भी डेवलप हो, और उसके बाद उनको इंस्पिरेशनल वीडियोस वगैरह और कई चीज़ें ऐसी बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस की बताऊँ, जिससे कि उनको समझ में आए कि माउंटेनियरिंग क्या है। और इजी जॉब तो नहीं है वो, लेकिन हम उनको कैसे कर सकते हैं जिससे उनको भी वो चीज़ समझ में आए। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल नॉलेज भी उनको जो मैं यहाँ प्रोवाइड कर सकती हूँ, बर्फ वाली आइस वाली तो मैं नहीं बता सकती हूँ, जो यहाँ हमारे रायगढ़ के आसपास भी बहुत सारे पहाड़ हैं। अच्छा जी, तो मैं उनको ट्रैक्स वगैरह वहाँ पे करवा सकती हूँ, जिससे उनको पता चले कि ट्रैक यहाँ पे ट्रैक में और वहाँ पे ट्रैक कैसे है और हमको उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। यानी जो शुरुआती जो ट्रेनिंग है वो रायगढ़ जैसी जगह में भी दी जा सकती है, और ये तो बहुत अच्छी पहल होगी, खासकर उन बच्चों के लिए या युवाओं के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं। उनको मतलब एज ए कोच, एज ए ट्यूटर आप मिल जाएंगे। अभिभावकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अभिभावक ही तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को इतने कठिन काम में भेजना बिल्कुल मंजूर नहीं होता है, तो अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या कहना चाहेंगी आप अभिभावकों? मैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों पे भरोसा रखिए कि अगर वो कुछ सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो चीज़ वो सही करेंगे, और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए मम्मी पापा को भी अपने बच्चों पे कि वो आगे जाके जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। हाँ, वो चीज़ अलग होती है कि वो सही करें या गलत करें, वो फैसला मम्मी पापा का ही होता है। बट कुछ चीज़ें जैसे कि माउंटेनिंग एक ऐसी फील्ड है कि थोड़ी डिफिकल्ट भी है, थोड़ी टफ है, लेकिन मम्मी पापा को डर लगता है। मेरे भी मम्मी पापा को बहुत शुरुआत में बहुत डर लगता था, बट अब उनको कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे ऊपर कि नहीं बेटी अच्छा करके आएगी, सब अच्छे से होगा। देखिए ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम है जी। मतलब हमने कई ऐसे मुहावरे देखे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, पहाड़ की चढ़ाई, तो ये वैसे ही कठिन काम है। एक लड़की होने के नाते क्या कभी कोई आपको परेशानी आई? कुछ कुछ दिक्कतें आती हैं, बट हो जाता है वो, क्योंकि आपने उन सारे चैलेंजों को तो पार कर लिया है। बट मैं कभी उतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे दिमाग में एम रहता है वो रहता है समिट पे पहुँचना। और समिट पे पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा बात रहता है कि आपको वहाँ से सक्सेसफुली सेफली वापस आना है, क्योंकि आपका समिट तो हो गया, वो आपका आधा ही रास्ता पूरा हुआ है, लेकिन आपका वापस आना ही एक दूसरा आधा रास्ता है, जो कि और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि समिट पे पहुंचने के बाद आपकी बॉडी और ज़्यादा थक जाती है। हाँ। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बस यही चीज़ आता है कि तेरे को समिट पे अच्छे से पहुंचना है और अच्छे से वापस आना है। जी, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए या तो कुछ खाली समय में कुछ अच्छी जो क्रिएटिविटी या वाली जो चीज़ें होती हैं, ऐसा क्या कुछ आप करना पसंद करती हैं खाली समय में जब आप घर पे होती हैं? क्या क्या चीज़ें पसंद है आपको? जी, मुझे कुछ मतलब जैसे ड्राइंग्स वगैरह में इंटरेस्ट है, वो सब मैं करती हूँ फ्री टाइम में, और नहीं तो कुछ बुक्स वगैरह या ऐसे थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है मुझे, बट थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। जी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि जो पर्वतारोहण जो है वो किस प्रकार का जो है रोमांच वाला जो एक स्पोर्ट्स है, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगी हमारे? मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के सारे युवा मतलब जॉब के पीछे हैं। जॉब भी ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ आपका कोई एक ऐसा भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि जिसमें आपको कोई भी चीज़ से ये ना लगे यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो आप हमेशा अपना एक ऐसा हॉबी चूज़ करिए जिससे आप एंटरटेनमेंट भी आपका बना रहे, आपका मन भी बना रहे, साथ में आप अपने पैसे भी कमाते रहें। ऐसा शौक़ हमेशा आपके पास होना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। याशी जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप हमारे युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए, महिलाओं के लिए, हर किसी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, और आप सच में एक कामयाबी की एक ऐसी मिसाल हैं। हमारे दूरदर्शन परिवार की ओर से, हम सब की ओर से आपके आने वाले लक्ष्य के लिए, आपके आने वाले मिशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों, देखा आपने, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप भी अपने बेटियों को, बहनों को और महिलाओं को आगे आने का मौका दीजिए।
एक दिन ज़रूर आएगा जब वे आपको मौका देंगी उन पर गर्व करने का। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।